हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रूस की क्रांति पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास में रूस की क्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फ्रांस के राजक्रांति के कारण लोकतंत्रवाद, राष्ट्रीयता और राजनैतिक समानता के अभाव का प्रादुर्भाव हुआ था, जबकि 1917 में रूस की क्रांति उसे भी एक कदम आगे बढ़ गई। 1917 की रूसी क्रांति के फलस्वरूप संसार के एक नई विचारधारा साम्यवाद का जन्म हुआ। 1917 में रूस की क्रांति के फलस्वरूप सर्वप्रथम विश्व का सर्वहारा वर्ग का सत्ता स्वीकृत हुआ। क्रांति के अकस्मात नहीं होती, इसके अनेक कारण होते हैं। बहुत पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब जनता का कष्ट असहनीय हो जाता है तो विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह सामूहिक लक्ष्य के लिए क्रांति हो जाती है। वर्षों से रूस में वे सभी कारण मौजूद थे जो क्रांति में सहायक होते हैं। 1904 से 5 ईस्वी में एशिया के छोटे से देश जापान ने यूरोप को एक विशाल देश के रूस को हरा दिया था। इस बात का फायदा रूस के क्रांतिकारियों ने उठाया। 1905 ईस्वी में रूस ने ज़रशाही की निरंकुशता के खिलाफ विद्रोह हो चुका था। इसे 1917 में रूसी क्रांति का पूर्वाभ्यास माना जाता है। 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति में क्रांतिकारियों ने कुछ असफलता भी मिली थी, पर उसने आपसी मतभेद का फायदा उठाकर निकोलस को पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया। रूस के शासक या राजा को जार कहा जाता था। रूस की क्रांति के समय रोमन वंश का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था। जार निकोलस द्वितीय अयोग्य और कमजोर और अदूरदर्शी व्यक्ति था। जार निकोलस द्वितीय को दैविक अधिकार सिद्धांत में विश्वास रखता था। इसकी इच्छा ही देश का कानून था। इसके अधिकार कोई चुनौती नहीं दे सकता था। जार निकोलस द्वितीय ने दमन और कठोर नीति के अनुसार किया और प्रजा के इच्छाओं को पूर्ण अवहेलना किया। रूस के क्रांति मूलभूत कारण थे: निरंकुश शासन व्यवस्था, चित्रविहीन परदारी, रासपुतिन का शासन का प्रभाव, जार की पत्नी जारिन ओलेक्जेंडर अहंकार और विलासी चरित्र, जनता को हर प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव, 1905 में स्थापित घुमा राष्ट्रीय विधानसभा में बहुसंख्यक जनता की कोई पूछ न होना, गैर रूसी जातियों का विद्रोह, जार की असफलता, विदेशी नीति, कुलीन वर्ग का जनता पर अत्याचार, किसानों का दयनीय व्यवस्था, मजदूरों को शोषण उत्पन्न असंतोष, किसान तथा मजदूरों का विद्रोह, पराधीन जातियों का विद्रोह, मध्यम वर्ग का उदय, बेकारी की समस्या, खाद्यान्न का संकट, भूमि और औद्योगिकरण की समस्या, घोर आर्थिक अभाव। रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, सैनिक असंतोष, राजनैतिक दलों का प्रभाव, 7 मार्च 1917 के ईस्वी में मार्च की क्रांति, लेनिन के निर्देशन के बोल्शेविक क्रांति। रूसी जनता सुधार मांग रही थी, जबकि ज़ारशाही का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। जार निकोलस अपनी पत्नी जरीना अलेक्जेंडा के हाथ का खिलौना था। जरीना एक संकीर्ण विचार की, अहंकारी और घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी। जरीना रासपुतिन नामक एक पथभ्रष्ट और अविवेक की परदारी के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। रासपुतिन जो चाहता था, जरीना के द्वारा जार से पूरा करवा लेता था। उस समय के रूस में रासपुतिन की इच्छा ही कानून थी। रासपुतिन का प्रभाव शासन पर पतनोन्मुख और मध्ययुगीन ज़रशाही की पथभ्रष्टता का
जलवंत उदाहरण था और उसका अंत भी। रूस की जनता को भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता, समाचार पत्र, स्कूल, विश्वविद्यालय खोलने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अभाव था। रूस में संसद नाम की कोई चीज नहीं थी। 1905 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के लिए जराशाही ने घूमा नामक एक राष्ट्रीय विधान सभा का कायम किया। घूमा पर जमींदारों और उद्योगपतियों का प्रभुत्व था और बहुसंख्यक जनता भी उसमें कोई पूछ नहीं थी। 1907 में जार के चुनाव प्रथा में परिवर्तन कर रूस के अधिकांश लोगों को मतदान से वंचित कर घूमा को निश्चित कर दिया। इससे यहाँ संसदीय संस्था का विकास नहीं हो पाया। रूस का जार राष्ट्रीयकरण और समाजवाद का एक कट्टर विरोधी था। उसने अल्पसंख्यक जाति पर रूसी भाषा और संस्कृति जबरन लाद देश का रूसीकरण करने की कट्टर नीति अपनाई। रूसी अल्पसंख्यक बागवती हो गए। होलैंड के विद्रोह को समानुपातिक ढंग से कुचला गया। यहूदियों पर अर्मीनियों का भी कठोरता से कुचला गया। बाल्टिक क्षेत्र में रूसीकरण की नीति का जबरदस्त विरोध हुआ। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक क्षेत्र में विद्रोह हुए। रूस के इतिहास में यह विशेषता थी कि प्रत्येक असफलता युद्ध के बाद शासक को जनता से समझौता करना पड़ता था। क्रीमिया के युद्ध में असफल होने के बाद जार ने दास प्रथा को अंत कर दिया। 1905 में रूस जापान युद्ध में मिली हार के बाद जार को रूस की जनता को स्वायत्त शासन यानी भ्रमक की सही का अधिकार देना पड़ा। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में पराजय ने रूस में जारशाही के पतन का अवयभावी बना दिया। जारशाही ने हमेशा पूंजीपतियों की भरपूर मदद की, जिसमें आम वर्ग दोनों खिलाफ थे। 19वीं शताब्दी में मध्य में रूसी समाज दो वर्गों में विभक्त था, एक कुलीन वर्ग, एक किसान अर्धदास। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस में औद्योगिक क्रांति ने एक तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग का उदय किया। हर प्रकार की सुविधाओं से लैस रूस के कुलीन वर्ग के कब्जे में रूस लगभग सारी जमीन थी। वहीं जमींदारे थे, वहीं ऊंची सरकारी पदों पर और सेनानायक होते थे। वे जनता को गुलाम समझ उन पर घोर अत्याचार करते थे, जिससे उनके खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दासों की मुक्ति की घोषणा की, पर कृषक दासों के संबंध में नियम देशों में लागू नहीं हो पाया। उल्टे जमींदारों ने किसानों पर घोर अत्याचार कर उन्हें विद्रोह बना दिया। 1906 ईस्वी में प्रत्येक किसान भूमि का अधिकार मिला, पर उनकी समस्या जस का तस बनी रही। किसान जमीन का बंटवारा फिर से चाहते थे, पर सरकार ने उसकी मांग को ठुकरा दी। इसमें किसानों का विद्रोह अवयभावी हो गया। युद्धकालीन परिस्थितियों को किसानों के दबे हुए विरोध और रोष के भड़का दिया। कम मजदूरी, गंदे स्थानों में रहन और राजनीतिक संगठन और अपना संघ यूनियन बनाने व अन्य सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। 1905 ईस्वी में मजदूर आंदोलन उग्र हो गया और मजदूरों ने श्रमिक और सोवियत नामक अपनी सरकार की स्थापना की। 1912 ईस्वी में मजदूरों के लिए सरकार ने बीमा योजना की व्यवस्था की, जो असंतोषजनक था। रूस के मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था और जारशाही की निरंकुशता समाप्त कर सर्वाहारी वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे।
1917 ईस्वी में जब रूस की क्रांति हुई तो मजदूरों ने पूरी सक्रियता से इसमें भाग लिया। 1857 से 1860 के बीच रूस में किसानों के लगभग 250 विद्रोह हुए। 1861 ईस्वी में के बाद 3 वर्ष के अंदर किसानों ने 2000 के लगभग विद्रोह हो गए। 1905 ईस्वी में क्रांति के बाद 2 वर्ष किसानों के 7000 विद्रोह हो गए। 1910 से 1914 के बीच 13,000 किसानों विद्रोह हुए। 1905 के हड़ताल में 30 लाख हड़ताली मजदूरों ने भाग लिया। 1914 ईस्वी में मजदूरों ने केवल हड़ताल ही नहीं बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग में जहां तहां घेराव कर डाला। ब्रिटेन या फ्रांस की तरह रूस में हड़ताल करना आसान नहीं था। वहां हड़तालियों को शांतिपूर्वक पिकेटिंग करने तक की मनाही थी। हड़ताल करने पर उन्हें गोली मार दी जाती थी या देश निकासन की सजा भुगतनी पड़ती थी। फिर भी रूस के कई हड़ताल होने पर वहां असहाय परिस्थितियों का घोतक थी। 1833 से 1916 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य का इतिहास परधीन जातियों को बढ़ते विद्रोह का साक्षी रहा। 1863 ईस्वी में पोलैंड ने जार के खिलाफ विद्रोह किया। 1905 ईस्वी में बाल्टिक प्रांतों पर पोलैंड और जॉर्जिया के किसानों और मजदूरों ने जार की सत्ता के विरुद्ध कर दिया। इन लगातार विद्रोहों ने रूसी जनता में तीव्र आत्मबल उत्पन्न कर दिया, जिससे 1917 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार का औद्योगिकरण का प्रोत्साहन नहीं करती थी, जिसमें लाखों लोग बेकार थे और मध्यम वर्ग भी जारशाही के खिलाफ रोष में उबल रहा था। कृषि क्षेत्र में सरकारी और उदासीन से उर्वर भूमि काफी कमी से रूस में भूख और अकाल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई थी। खाद्यान्न संकट चरम पर था। क्रांति पूर्व रूस में भी फ्रांस की तरह बौद्धिक जागरण शुरू हो चुका था। इसी समय रूस में भी कुछ ऐसी क्रांतिकारी पुस्तकों की रचना पश्चिमी यूरोप में प्रभाव में हुई, जिन्होंने रूसी जनता के विचारों में उथल पुथल मचाकर उन्हें जारशाही के विरोध में मजबूती से खड़ा कर दिया। तलस्ताय और तुर्गनेव दोस्तोयेव्स्की आदि लेखक ने उपन्यासों ने रूसी लोगों को दिमाग में क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात कर दिया। अतः रूस की राजक्रांति के पहले रूसी जनता में विचारों में क्रांति का विस्फोट हो चुका था। निहिलिस्ट लोग रूस के क्रांतिकारी के अग्रदूत थे। निहिलिस्ट अराजकता में विश्वास रखते थे। निहिलिस्ट और शून्यवाद किसी स्थापित सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। वह सभी संस्थाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य रखता था। निहिलिस्ट ने प्रभाव में क्रांतिकारी षड्यंत्रकारी आंदोलन खूब फल फूला। 1871 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कर दी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाला था। मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी वासी कार्ल मार्क्स ने बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। वह क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति था। 1840-42 ईस्वी में अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु उसने एक पत्र का संपादन शुरू किया था। परसा की सरकार ने दमनपूर्वक नीति से उसे परसा छोड़ पेरिस भाग जाने पर मजबूर कर दिया। पेरिस में उसकी दोस्ती फ्रेडरिक एंजेल्स से हुई। 1845 में फ्रांस के सरकार ने उसे मार्क्स देश में निर्वासित कर दिया। 1833 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को समाजवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी वर्ष वह रूस पहुंचा, जहां प्लेखानोवा ने उनके विचारों का पुस्तकें श्रमिक पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। वे उस दिन का स्वप्न देखने लगे जब कारखानों पर उनका अधिकार हो जाएगा। इस तरह के मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूरों को संगठित होने रूसी क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित हुआ।
दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिटी मैनिफेस्टो को साम्यवादी का धर्म ग्रंथ माना जाता है। समाजवाद शब्द का सर्वाधिक प्रयोग वेल्स निवासी रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन के आदर्शवादी समाज का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है, जबकि फ्रेडरिक एंजेल्स को आजीवन मार्क्स का मित्र बना रहा। मार्क्स ने बताया कि अब तक का इतिहास रहा है, समाज में दो ही वर्ग, शोषक और शोषित। पूंजीपति हमेशा मजदूरों का शोषण करते रहे हैं। उसने मजदूरों को सामाजिक क्रांति का पाठ पढ़ाया। कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए और अभावों और कष्टों के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, रूसी क्रांति 1917 से 21 के बीच तत्कालीन कारण बना। खूनी रविवार क्या था? तो 22 जनवरी 1905 में लोग शांतिपूर्वक राजमहल के पास पहुंच गए थे। जार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने की आज्ञा दे दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस दिन रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। रूस के क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम युद्ध। अगस्त 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की ओर से रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। रूस की सेना 1,50,00,000 थी। जर्मन के विरुद्ध रूस की सेना पराजित होने लगी। रूसी जनता अपने देश का पराजय हो अस्वीकार नहीं कर सकी। वहां सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो गया। उधर देश की बड़ी संख्या में लोगों ने सेना में भर्ती होने की खेती और उत्पाद चौपट हो गया। रोजमर्रा की चीजों बहुत महंगी हो गई। युद्ध हेतु आर्थिक दबाव में सरकार ने कर बढ़ाया तो क्रांति हो उठा। रूस की जनता सेना को पराजय को राष्ट्रीय अपमान समझती थी। निरंकुशता की प्रतिष्ठा किसान, मजदूर, सेना, मध्यम वर्ग हर तबके में समाप्त हो चुकी थी। रूस की दयनीय आर्थिक स्थिति खबर जब सैनिकों को मिली तो आंदोलन हो चुका। रूसी सैनिकों ने युद्ध की नीति में खुलकर विरोध किया और अयोग्य सेनानायकों को दंड देने की मांग करने लगा। रूसी सेना का जारशाही ने असंतुष्ट होना क्रांति का बिगुल बजाने की तरह था। मार्च क्रांति क्या था? तो 7 मार्च 1917 को भूखे मजदूरों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए पेत्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकाला। सरकार ने सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सेना ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो 8 मार्च 1917 को पेत्रोग्राद के कपड़े के कारखाने की मजदूरों स्त्रियों ने रोटी मांग के साथ हड़ताल किया। रोटी मांग के साथ मजदूरों ने युद्ध बंद करो और अत्याचारी शासन का नाश करो यदि नारे लगाए। 19 मार्च 1917 को आम हड़ताल हो गया और क्रांति माहौल तमाम जगहों पर व्याप्त हो गया। 21 मार्च 1917 को जार ने पेत्रोग्राद के हड़तालियों को काम पर वापस जाने का आदेश दिया और संवैधानिक संस्था धूम को बर्खास्त कर दिया। धूमा ने भंग होने से इनकार कर दिया तथा पेत्रोग्राद के सोवियत से समझौता कर 24 मार्च 1917 को उदारवादी नेता ललवा के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बना ली। क्रांतिपूर्ण जारशाही खत्म। अस्थायी सरकार की घोषणा होने पर जार के सिंहासन का त्याग पत्र दे दिया। इस तरह जारशाही को अंत हो गया और रूस की क्रांति पूरी हो गई। रूस में अस्थायी सरकार। रूस में मार्च 1917 में बनी अस्थायी सरकार का स्वरूप बुर्जुआ था। इसमें भूमिपति, पूंजीपति, उद्योगपति और नौकरशाही वर्ग के प्रतिनिधित्व थे। अस्थायी सरकार ने
यद्यपि कोई सुधारवादी कार्य किए पर क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र काउंसिल चाहती थी। जमींदारों की जगीर बिना मुआवजा दिए कि किसानों में बांट दिया जाए, उद्योगों को राष्ट्रीयकरण हो और युद्ध समाप्त कर दिया जाए। मई 1917 में संयुक्त मंत्रिमंडल बना जिसमें केरेन्स्की युद्ध मंत्री बना, पर उसके बाद दिए गए उत्साहन से भी सेना को असफलता नहीं मिली। युद्ध का विरोध बढ़ने लगा, पूरे देश में अराजकता पुनः छा गई। बेल्शेविक क्रांति क्या थी? तो सामाजिक दलों के दो प्रमुख वर्ग, सामाजिक क्रांतिकारी जिनका प्रभाव किसानों पर था और सामाजिक प्रजातंत्रवादी जिनका प्रभाव मजदूरों पर था। सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल में 1903 ईस्वी में मतभेद था, जिससे यह दल दो धड़ों में बट गया, एक मशेविक और एक बलशोविक हो गया। मनशेविक दल का नेता प्लेखानोव था, जो कि मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांत में विश्वास रखता था और सुधारों के लिए क्रांतिकारी उपाय के अनिवार्य नहीं समझता था। बलशोवों का नेता लेनिन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा युद्ध बंद करो था, जबकि लेनिन का विश्वास साम्यवाद की स्थापना क्रांतिकारी उपायों को द्वारा संभव है। लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक दल के अपना क्रांतिकारी कार्यक्रम निर्धारित पर नवीन क्रांति को अंजाम देने का मन बना लिया था। लेनिन को बोल्शेविक दल का कार्यक्रम युद्ध बंद करना तथा शांति की स्थापना करना, भूमिपतियों के बिना मुआवजा दिए उनकी भूमि को छीनना, कारखानों पर मजदूरों का अधिकार दिलवाना, उत्पादन और वितरण पर राष्ट्र का नियंत्रण करना, सरकारी एजेंसी के स्थानों पर सैनिक, किसानों और मजदूरों की सोवियत संघ की स्थापना करना, भूमिपतियों और पूंजीपतियों को राजनीतिक अधिकार से वंचित करना। जुलाई 1917 में बोल्शेविक सशस्त्र प्रदर्शन कर सत्ता हाथ में लेने की कोशिश की पर असफल रहे। बोल्शेविक आंदोलन के गैर कानूनी घोषित कर कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद में रेलवे स्टेशन, सरकारी बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेन्स्की युद्ध मंत्री भाग गया और सरकार ने अन्य सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। रूस की सत्ता 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1917 ईस्वी में रूस के दो क्रांतिकारी हुए। प्रथम राजनीतिक क्रांति थी, जिनमें स्वेच्छाचारी जारशाही समाप्त कर राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित किया। 1917 ईस्वी की रूस की दूसरी क्रांति बोल्शेविक क्रांति सामाजिक क्रांति थी। बोल्शेविक क्रांति ने प्रजातंत्री शासन का विनाश कर संसार में सर्वप्रथम मजदूर गणतंत्र की स्थापना की और रूस की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आमूल परिवर्तन कर दिया। बोल्शेविक ने लाल सेना का संगठन किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसानों और श्रमजीवियों पर सैन्य की क्रांति थी। बोल्शेविकों का नेता लेनिन था। लेनिन का विश्वास था कि समाज में जब तक मेहनतकश लोगों की सत्ता नहीं कायम हो जाती, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकता। लेनिन के क्रांति का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा था, हमें संसदीय गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, हम मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र नहीं चाहते हैं। क्रांति के प्रथम दौर में शक्ति मध्यम वर्ग के हाथों में थी, अब मजदूरों और किसानों के हाथ में शक्ति को केंद्रित करना है। सर्वाहारी वर्ग अधीनतत्व के नारा
लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति से किसानों और मजदूरों को ही प्रत्यास्थ लाभ हुआ। 1918 ईस्वी में रूस में नया संविधान बना, जिसके अनुसार शासन के सभी अधिकार मजदूर वर्ग के हाथ में आ गए। सर्वोच्च सत्ता सोवियत के अखिल रूस कांग्रेस के हाथ में आ गई। जून 1918 ईस्वी में रूस में सभी प्रमुख उद्योग राष्ट्रीयकरण किया गया। जून 1918 में बोल्शेविक सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था और विदेश व्यापार पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। कृषक बोल्शेविक सरकार की नीति से असंतुष्ट थे। 1918 में उत्पाद की मात्रा घटाकर पहले की अपेक्षा आधी हो गई। 3 मार्च 1918 को लेनिन ने जर्मनी के साथ वेस्ट-लिटोवस की संधि को अपमानजनक शर्तों के साथ स्वीकार कर युद्ध से छुटकारा पाया। 1920-21 ईस्वी में रूस में भीषण अकाल पड़ा था। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। रूस की क्रांति के बाद विश्व में साम्यवाद तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक देशों में रूसी की क्रांति प्रभावित होकर साम्यवाद सरकारों की स्थापना हुई। वेस्ट-लिटोवस की संधि के अनुसार रूस को अपने विशाल साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। पोलैंड, फिनलैंड, लैटविया और एस्टोनिया तथा लिथुआनिया पर रूस का अपना अधिकार समाप्त करना पड़ा। तुर्की साम्राज्य से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। जॉर्जिया स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया। रूस को इस संधि के तहत युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु बड़ी रकम भी देनी पड़ी। इस प्रकार रूसी सरकार को अपने पुराने साम्यवादी अधिकारों का त्याग करना पड़ा। 1924 ईस्वी में इटली, जर्मनी और इंग्लैंड में बोल्शेविक सरकार को मान्यता दी। 1921 ईस्वी में रूस में लेनिन द्वारा लागू की गई नई आर्थिक नीति को नेप कहते हैं। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की स्मृति में एक स्मारक पेट्रोग्राद में बनाया गया, जिसका नाम उसके सम्मान में बदलकर लेनिनग्राद रखा गया। लेनिनग्राद में स्मारक रूसियों का तीर्थ स्थान है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मार्क्स ने पीड़ित मानवता को केवल एक नूतन संदेश दिया। लेनिन मार्क्सवाद का जीता जागता प्रतीक था। लेनिन एक उच्च कोटि का विचारक और दार्शनिक था। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। 1876 ईस्वी में गोरी नामक गांव का एक किसान परिवार में स्टालिन का जन्म हुआ था। स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन ने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बनाया। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन और त्रोत्स्की के बाद शक्ति के लिए संघर्ष छिड़ गया। त्रोत्स्की विश्वव्यापी साम्यवादी क्रांति का पक्षधर था। स्टालिन रूस में पहले साम्यवाद क्रांति को सफल बनाना चाहता था। स्टालिन ने 1920 में ही त्रोत्स्की की पार्टी से निकाल दिया गया था। अंततः रूस की सत्ता स्टालिन के हाथों में आ गई और त्रोत्स्की को रूस छोड़कर भागना पड़ा। स्टालिन 1924 ईस्वी से 1953 तक रूस का सर्वेसर्वा बना रहा। 5 मार्च 1953 ईस्वी को स्टालिन की मृत्यु हो गई। रूस के प्रति स्टालिन का देन अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि स्टालिन ना होता तो साम्यवाद देश का रूप संभवतः सोवियत रूस का अंत ही हो गया होता। लेनिन ने चेका का संगठन बनाया था। त्रोत्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। रूस के शासक अलेक्जेंडर की हत्या बम विस्फोट से हुई थी। तुर्गनोव शून्यवाद का जनक माना जाता है। जार निकोलस द्वितीय ने नारा दिया था, एक जार, एक चर्च और एक रूस। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक त्रोत्स्की था। क्रांतिकारी उपन्यास रचना मदर की रचना मैकियावेली गोर्की ने की थी।
टॉमस पेन ने महत्वपूर्ण रचना राइट ऑफ मैन का है। सोशल डेमोक्रेट्स दल की स्थापना 1930 में हुई थी। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लावा लोगों की है। प्रसिद्ध उपन्यास अन्ना कैरेनिन का लेखक लियो तल्स्टॉय था। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। काम के अधिकार को संवैधानिक और अधिकार के रूप में मान्यता विश्व में सर्वप्रथम रूस में मिली थी। दुनिया में सर्वप्रथम रूस में 1917 में शासन पर मजदूरों का अधिकार हुआ। अराजकता का जनक बकुनिन को माना जाता है। अखिल सलवा आंदोलन का नेता रूस था। रूस का अंतिम जार रोमानोवा वंश का निकोलस द्वितीय था। रूस के शासक को जार कहा जाता है। मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दिया था। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। लेनिन का प्रसिद्ध नारा भूमि शांति और रोटी दो था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स से प्रभावित प्लेखनानोवा ने माना जाता है। जॉर्ज बार्नेड शॉ ने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में लंदन में हुआ था। जार निकोलस को कान्हा गोरा पिता कहा जाता है। स्टालिन के नेतृत्व में रूस में तीव्र आर्थिक प्रगति की गई थी। 1925 ईस्वी में स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया, जिससे देश का पर्याप्त आर्थिक विकास हुआ। रूस की क्रांति का परिणाम सफलतापूर्वक रहा।